हम स्टार्ट करते हैं आज के जो करंट अफेयर हैं, क्योंकि जिसमें पहला जो टॉपिक है वो गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति। तो इसमें हमें समझने की बात हमारे लिए केवल इतनी है कि ये जो टर्म है, ये अवशिष्ट बाढ़ क्षति, ये है क्या। ये सिंपल सा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट बाढ़ क्षति निम्न में से किसे संदर्भित करती है। तो उसको समझने की चीज़ है। देखो, एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कि ये रिवर फ्लो कर रही है। ये जो रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में जब पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सबको मालूम है कि वो फ्लड बन जाएगा। फ्लड बन जाएगा तो इस फ्लड को रोकने के लिए हम कुछ प्रोसेस यूज़ में लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने तटबंध बना दिए या फिर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जिससे कि हमें बाढ़ को रोक पाएँ। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाढ़ इतनी ज़्यादा होती है कि इस तटबंध को भी तोड़कर वो बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी बाढ़ यहाँ पर देखिए, अनुकूलन लागत के आधार पर अडेप्टेशन हमने कर लिया, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस अपना ली जिससे कि बाढ़ नहीं आए, लेकिन बाढ़ में फिर भी वृद्धि हो रही है। तो इसको मैं कहता हूँ अवशिष्ट बाढ़ क्षति। ठीक है, दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमें समझनी है वो ये है कि फ्लैश फ्लड क्या होता है। देखो, फ्लैश फ्लड का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये कोई एरिया है, इस एरिया में बारिश हुई। ठीक है, बारिश हुई भाई, बारिश के कारण लेवल ऑफ वाटर राइज कर गया। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर राइज कर गया। लेवल ऑफ वाटर राइज करने के बाद एकदम से फ्लड आ गई। तो इस अचानक से आने वाली फ्लड को मैं कहता हूँ फ्लैश फ्लड। ठीक है, ये बहुत खतरनाक प्रकार की बाढ़ होती है, क्योंकि वे बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अविश्वसनीय गति से जोड़ती है। अचानक बाढ़ तब आती है जब वर्षा ओके, एक्चुअली में होता क्या है कि मान लो कि ये है हमारा सतह। अब जब ज़मीन की वाटर को अब्जॉर्ब करने की शक्ति कम हो जाएगी, जब शक्ति खत्म हो जाएगी, जब वायु जो ज़मीन है हमारी पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी, तो पानी ज़मीन के अंदर जाने से रहा। ज़मीन के अंदर जाने से रहा तो पानी सतह पर ही फैलेगा। सतह पर फैलेगा तो इस सतह पर फैलने वाले जल को ही तो हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ कैसे आ सकती है? बाढ़ तभी तो आएगी जब जो वाटर लॉगिंग कैपेसिटी है, वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है हमारी मृदा की, वो ख़त्म हो जाए, या फिर जो मृदा है उसकी जगह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, कंक्रीट बना लिए, है ना। तो उसके कारण जो वाटर है वो मृदा में जा ही नहीं पा रहा, तो फ्लड आ सकती है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट टर्म थी। एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो अभी खासा न्यूज़ में है, वो ONDC है। ONDC का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक्चुअली में है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, स्नैपडील से, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, इससे मिंत्रा से। तो यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट से जब आप फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं, तो मान लो कि आपको कोई बुक मंगानी है UPSC ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी फ्लिपकार्ट के सर्च बार में आप सर्च करेंगे कि UPSC बुक फॉर ज्योग्राफी। उसमें बहुत सारी बुक आएंगी। बहुत सारी बुक क्यों आएंगी? क्योंकि जो बुक बेचने वाला सेलर है उसने खुद को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर रखा है। तो जिसने भी रजिस्टर किया होगा उन सब की बुक का एक लिस्ट ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये जिसने भी जहाँ भी मतलब इंडिया में जहाँ भी वो बंदा रहता है, उस बंदे की लोकेशन भी बताएगा कि कहाँ से ये सेलर रजिस्टर्ड है और कितने रुपए में ये बुक देगा, सब ये बता देगा। तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किसी से भी अपनी बुक खरीद सकते हैं। तो नॉर्मली कोई भी पर्सन जब बुक खरीदेगा तो प्रेफर यही करेगा कि जो सबसे सस्ता हो वो वहाँ से बुक ले ले। ठीक है, सेम यही काम किस पे होता है? अमेज़ोन पे होता है। सेम यही काम मिंत्रा पे होता है।
एक्चुअली में होता क्या है कि जब फ्लिपकार्ट पर या अमेज़न पर आपने बुक सर्च की, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए, लेकिन आपको मालूम है कि आपके गली के बाहर एक बुक सेलर है, जो उसके पास भी ये बुक है। आप उसके पास जाना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुक यहाँ पर देकर जाए। तो फ्लिपकार्ट पर जैसे ही आपने सर्च किया तो उसका नाम तो नहीं आया। होना ये चाहिए था कि वो जो बंदा आपके घर के सबसे नज़दीक है, वो इस सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए था, ताकि आप उसके पास से ई बुक मंगवा सकें। तो वो जल्दी भी दे जाएगा और जो डिलीवरी है वो चार्ज भी कम लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। इसी को ख़त्म करने के लिए दूसरी एक चीज़ हो रहा है इसमें कि मान लो कि फ्लिपकार्ट पर किसी ने रजिस्टर कर रखा है, ए सेलर ने, कोई बी सेलर है जिसने अमेज़न पर रजिस्टर कर रखा है। अब आपको ये लगता है कि भाई ये बी सेलर 200 रुपये में किताब दे देगा, ए सेलर जो है 300 रुपये में किताब दे देगा। तो आप गए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, लेकिन ये बी जो बंदा है वो तो अमेज़न पर रजिस्टर्ड है, तो आप फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते, आपको अमेज़न पर जाना पड़ेगा। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कहा कि हम ONDC लेकर आएंगे। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये जो आप डिजिटल कॉमर्स करते हैं, इसका एक ओपन नेटवर्क होगा। ओपन नेटवर्क का क्या मतलब है? आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए, आप इस बी से सामान खरीदना चाहते हैं, तो इस बी से भी सामान फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से ही खरीद सकते हैं, चाहे ये इस पर रजिस्टर हो या नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा सिंपल सा ये होगा कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ऑप्शंस इंक्रीज हो गए। दूसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि कंपटीशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तीसरी जो चीज़ होगी कि जो आपकी गली के बाहर का दुकानदार है उसको भी एक्सेस मिलेगा, वो भी ज़्यादा जगहों पर दिखेगा कि भाई इसके पास भी तो दुकानें हैं, इसके पास भी तो दुकान में ये सामान है, तो आप इसी से खरीद लो, ठीक है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी ये भी समझ लेते हैं कि इसका कार्यान्वयन जो है UPI की तर्ज पर होगा। देखो UPI एक रेवोल्यूशन है, आप सब फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसी सारी ऐप्स का यूज़ करते होंगे। तो इसमें आप फ़ोन पे मान लो कि आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई दूसरे बंदे के पास आपको पैसा भेजना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन पे ही यूज़र सामने वाला हो, वो गूगल पे वाला भी हो सकता है। गूगल पे में आपको एक QR कोड देगा, फ़ोन पे से भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं, पैसा उसके पास भेज सकते हैं, या फिर पेटीएम या किसी भी UPI ऐप से, किसी भी UPI ऐप पर आप पैसा भेज सकते हैं। सेम यही चीज़ अप्लाई हो सकता है इस ONDC में, ठीक है। अब ये इसमें समझा रखा है सारा कि ये गवर्नमेंट होप्स टू रेप्लिकेट UPI मॉडल सक्सेस, की जो हमने सक्सेस हासिल करी है UPI में, उसी तरह की सक्सेस हम ONDC में भी हासिल करें, ठीक है। अब ये एक ठीक ठाक सा मुद्दा है कि बाल भागीदारी का रेगुलेशन करें मनोरंजन उद्योग में। एक्चुअली मुद्दा क्या है, आपने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, ठीक है, जितने भी आप वेब सीरीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, या और कुछ जो भी कंटेंट देखते हैं आप ऑनलाइन, तो उनमें जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी होती है। उन भागीदारी में कई बार उनको ड्रग्स का शिकार दिखाया जाता है, ठीक है, रेप का शिकार दिखाया जाता है ना, या फिर अलग तरीके से उनका शोषण होते हुए दिखाया जाता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अभी तो कोई खासा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें ये है कि किसी भी ऑडियो वीडियो मीडिया प्रोडक्शन या किसी बच्चे की भागीदारी वाले किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए निर्माता को ज़िला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। और एक डिस्क्लेमर उस वीडियो विजुअल जो है उसमें चलाया जाएगा कि बच्चे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंटेंट दिए गए हैं, उसमें वो भी देख लेते हैं कि
बच्चा जहाँ पर काम करेगा विभाग की उपस्थिति होगी, उसके साथ एक पंजीकृत नर्स होगी, ठीक है। जो बच्चा है उसके लिए हानिकारक प्रकाश नहीं उपलब्ध होना चाहिए, उसको कोई सौंदर्य प्रसाधन जो दूषित हो उनके संपर्क में नहीं लाए जाएंगे, मेकअप इस तरह का नहीं किया जाएगा कि उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। और चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो भी प्रोडक्शन में शामिल व्यक्ति जो है बच्चों के संपर्क में आता है वो एक मतलब उसके पास फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो स्वस्थ है, उसमें कोई ऐसा रोग नहीं है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार उसका साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो आय होगी उसका 20% एक कोई नेशनलाइज्ड बैंक होगा, उसमें जमा खाते में, सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा, ठीक है। अब तो ये कुछ सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा आप समझाने का है नहीं कि आप सिंपल सा पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। एक 2017 में एक सरल सा सवाल ये पूछ लिया गया कि भारत का संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? देखो सिंपल सा है, आप अगर यही ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, क्योंकि ये तो छुआछूत के विरुद्ध है ना, आर्टिकल 17 छुआछूत के विरुद्ध है, तो ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा सवाल था। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसमें एक्चुअली में इसका जो मकसद है वो आवास प्रदान करना है जो शहरी गरीब लोग हैं उनको। तो इसके फीचर है कि भाई जो मकान बनेगा उसमें किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट होंगे, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, इससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाएगी, टेन्योर का सिक्योरिटी होगी और एडिक्वेट फीचर, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसके 4 कार्य क्षेत्र हैं जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं अगर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में लिखना हो तो ये हम कर सकते हैं। देखो जो मलिन बस्तियाँ हैं, मलिन बस्ती की परिभाषा इसमें दी गई है कि कम से कम 300 लोग वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो, एक हेल्थ की प्रॉब्लम हो, बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है और ये सब बातें हैं ना, तो वो मलिन बस्ती कहलाती है। मलिन बस्तियों का रीडेवलपमेंट हो सकता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी हो सकती है, मतलब कि भाई आपने एक निर्धारित टाइम में जिस टाइम में आपको लोन जमा करना था 5 साल में, आपने 5 साल में जमा कर दिया तो आपको कुछ पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा कि भाई ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, मतलब आपने जमा कराया, सही समय में जमा कराया तो आपको पैसे वापस मिल गए, क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, ठीक है। कुछ लोग मिलकर कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग कर सकते हैं, है ना, कोई लाभार्थी के नेतृत्व में कुछ व्यक्तिगत घर किसी को बनाना है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी इसमें जियो टैगिंग की जाएगी और महिला सशक्तिकरण। जियो टैगिंग मतलब जहाँ पर भी घर बनाया उसको जियो टैगिंग किया जाएगी। तो सभी घरों को भुवन क्या है, एक इसरो द्वारा विकसित एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी जो भी भूस्थल है उसके बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है कि ये किस तरह का बना हुआ है, वहाँ क्या सुविधाएँ हैं, ये सब चीज़ें। एक कार्ड टोकनाइजेशन हाल में बहुत न्यूज़ में है, तो वो कार्ड टोकनाइजेशन का सिंपल सा मैं आपको फंडा समझाता हूँ क्या है कि जैसे कि आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, मान लो कि फ्लिपकार्ट पर आप गए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको पेमेंट करने के। एक ऑप्शन होता है डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, जो भी, तो डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन होता है उसमें आपको डेबिट कार्ड के नंबर्स भरने होते हैं, फिर वो CVV मांगता है और ये नेम ऑन कार्ड समथिंग, फिर उसके बाद वो OTP मांगता है। तो ये जो आपने अपना कार्ड का नंबर भरा यहाँ पर, तो ये कार्ड का नंबर इसमें सेव हो जाता है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है उसमें सेव कर लेते हैं वो लोग, और नेक्स्ट टाइम जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको ये नंबर दोबारा नहीं डालना पड़ता, ये सेव होता है और आप सिंपली उसमें CVV और ये OTP डालकर अपनी पेमेंट सिस्टम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये है कि ये भाई आपके लिए तो ठीक है कि ये कोई दिक्कत ही नहीं है, चल रहा है, बार बार हमें ये नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि ये कई बार ये चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है तो भाई कई बार आपके पास मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके अकाउंट से उड़ गए, तो आप सोचेंगे कि ये मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये कहाँ से उड़ गए, ऑनलाइन खरीदारी कैसे हो गई, तो ये यहाँ से प्रॉब्लम आती है कई बार। तो इसके लिए कार्ड की टोकनाइजेशन की सुविधा की गई है। टोकन का क्या मतलब होता है? टोकन का मतलब होता है कि आपने किसी पान वाले को 20 रुपये दिए, उसमें 20 रुपये के बदले आपको एक टोकन मिला, उस टोकन के बदले आप पान खरीद सकते हैं। तो सेम यही फंडा है कि कोई डेबिट कार्ड उसके जो नंबर हैं वो नहीं दिखेंगे, उसका एक अलग से नंबर जनरेट होगा, वो दिखेगा। मतलब कि
भाई आपका अगर कार्ड चोरी होता है तो ये टोकनाइज्ड कार्ड चोरी होगा, ये आपका असली कार्ड नहीं है। इससे आपका डेटा चोरी नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक फ़ायदा हो जाएगा। और ये नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें ना। तो नीति आयोग में योजना आयोग में क्या डिफरेंस है कि भाई ये एक थिंक टैंक है, ये एक सलाहकार थिंक टैंक है। जो योजना आयोग था वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है। इसमें विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, इसका एक सीईओ होता है, ये एक सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है। सहकारी संघवाद का मतलब ये कि जो स्टेट्स होते हैं वो भी एक इसमें शामिल होते हैं, वो भी अपनी राय दे सकते हैं। नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। जो योजना आयोग था वो पॉलिसीज डिसीजन लेता था, उनको लागू करता था, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। बाकी आपको मालूम ही है कि नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, नीति आयोग। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, वो अभी अपना पद छोड़ने वाले हैं। और इसके जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर साहब उनकी जगह लेंगे। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये सहकारी संघवाद की भावना पर काम करता है, और एक मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट की भावना पर नहीं, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की परिकल्पना पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन था पूरा आज के जो करंट अफेयर्स थे दृष्टि के, वो हमने सारे देख लिए हैं। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।